बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। शहर की सब बातों और सिटी एट में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और नए हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है। उम्मीद है आपने वीकेंड पे खूब फन किया होगा, खूब हल्ला गुला किया होगा और अब चूँकि नया वीक शुरू हो रहा है तो उतनी ही एनर्जी आप अपने अपने कामों में भी लगाएं और अपनी अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में चला सकें। मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी आज सारा दिन, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 12 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 16 और 9 बजे 14 डिग्री सेंटीग्रेड। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है मौसम की अपडेट्स देने के लिए और आज बाहर धूप भी निकली हुई है लेकिन सर्दी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। तो बसाम बताइएगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है और आज सारा दिन मौसम कैसा रहेगा? बात करते चलें तो धूप तो निकली हुई है मगर सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। अब से कुछ ही दिन पहले बारिश हुई जिसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार हो गया और यकीनन इस खुशगवार मौसम से जो है वो शहरी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त मैंने आपको बताया कि दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासब जो है वो 95% रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से फ़िज़ा में जो है वो धुंध भी नज़र आ रही है। हल्की धुंध का जो है वो शहर में राज है, जिसकी वजह से हद निगाह में जो है वो कदरे कमी आई है। 12 से 14 किलोमीटर तक जो है वो हद निगाह रिकॉर्ड की गई है, जबकि हवा जो है वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है और शुमाल से जनूब की जानिब जो है वो चल रही है। थोड़ा सा बारिशों के हवाले से बताते चलें तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि फरवरी के अगले 2 हफ्तों में जो है वो बादल छाए रहेंगे आसमान पर, मगर बारिश की जो है वो कोई पेशन गोई नहीं की गई। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि फरवरी के अख्ताम पर जो है वो बारिशों का नया सिलसिला जो है वो शहर में दाखिल होगा और गरज चमक के साथ जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो सिलसिला जो है मार्च के शुरू तक जो है वो जारी रहेगा। जिसके बाद महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है बारिशें हो जाने के बाद जो है वो मौसम में एक नुमायाँ तब्दीली देखने में आएगी और सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे और एक लंबी डिटेल जो है वो वेदर के हवाले से उन्होंने बताई कि इस हफ्ते का इम्कान नहीं है लेकिन फरवरी के जो तीसरा हफ्ता शुरू होगा उसमें बारिशों का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। अब टुडेज़ इवेंट्स की तरफ चलेंगे और आज का हमारा सबसे पहला इवेंट है जी ईरानियन क्लासिकल म्यूज़िक शो, जिन्होंने उस दिन एक्सक्लूसिवली सिटी एट में परफॉर्म किया था। आज वो परफॉर्म करने जा रहे हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में और टाइमिंग है शाम 5 बजे। और फीफा लॉन्चिंग इवेंट है जी अलहमरा हॉल नंबर 1 मॉल रोड और टाइमिंग है इसकी 6 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली शरीफ 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी खराब गाड़ी की फौरी मुरम्मत, मॉडल रोड पर मोबाइल वर्कशॉप की सहूलत फ्री मिलेगी। और बसंत होगी या नहीं ये तो हुकूमत को पता, लेकिन लाहौरी कल सारा दिन पतंगबाजी करते रहे। हरबंसपुरा से माल रोड तक ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें। और आखिरी टॉप स्टोरी है हमारी जी खिदमत की सियासत फिर कामयाब होगी, धरने वाले नाकाम रहेंगे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद नदीम सिप्रा और अकमल समरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे हम। और आज की हमारी लीड स्टोरी है जी ख़राब गाड़ी की फौरी मुरम्मत होगी अब और मॉडल रोड्स पर मोबाइल वर्कशॉप की सहूलत जो है वो फराहम की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की वर्कशॉप होगी ये, जिसमें एक ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक और साथ ही साथ हेल्पलाइन
पे आप रब्ता कर सकते हैं उनसे 1915 और सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक की सहूलत जो है वो दस्तयाब रहेगी सड़कों पर। जी शायद सिप्रा। देखें, बहुत अच्छा इकदाम है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि आपके शहर के मुख्तलिफ जो अहम शाहराएँ हैं वहाँ पे आपको जो मोबाइल वर्कशॉप है वो मिलेंगी। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें इशू है। मैं अगर अपना देखूं कि इसकी जो टाइमिंग्स है उसको चेंज होना चाहिए कि सुबह 11 बजे से लेकर आप रात 11 बजे तक आपने इसको रखा है कि हम 11 बजे से 8 बजे तक ये तमाम लोग जो है अवेलेबल होंगे। मैं ये कहता हूं कि जब पब्लिक का रश टाइम होता है, जब लोगों को जल्दी होती है, जब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, उसके साथ जो दफ्तरी औकातकार हैं, जब लोगों ने उस वक्त अपने दफातर की तरफ रुख करना होता है, जाना होता है अपने कामों पर, तो उसकी टाइमिंग उस वक्त होनी चाहिए। अगर इसकी टाइम सुबह 7 बजे हो तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि वो रश का टाइम भी होता है, लोगों को जल्दी भी होती है उस वक्त। अगर खुदा ना खास्ता और आपको पता है एक सड़क पर अगर एक गाड़ी खराब हो जाए तो पीछे लंबी कतारें लग जाती हैं, वो कतारें भी लग जाती है। दूसरा, रात 8 बजे तक आपने रखा है, रात 8 बजे तक आम मैकेनिक आपको मिल जाते हैं। अगर यही टाइम आप रात 12 बजे तक रखें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लोगों को बेहतर सहूलत मिलेगी। इकदाम बहुत अच्छा है कि आप अगर आपकी खुदा ना खास्ता गाड़ी किसी शहर पे ख़राब हो जाती है तो अगर आपका मैकेनिक या आपका मोहल्ले का मैकेनिक या आपका जाने वाला मैकेनिक आपका नहीं है तो आप वहीं पे खड़े रह जाएंगे। उसका क्या होगा कि मेन शाहराह पे अगर आपकी गाड़ी बंद होगी तो ट्रैफिक ब्लॉक होगी। ट्रैफिक इस तरह नहीं ब्लॉक होगी, 5 से 10 मिनट में आपकी लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी और गाड़ी को साइड पे करते करते वो ट्रैफिक जो है जाम हो जाएगी। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इकदाम उठाया गया। अब देखना यह है कि हेल्पलाइन भी दी गई है। इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें पब्लिक के लिए उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है कि बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाएं। ये दी गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस जहां मैं कहता हूं कि ट्रैफिक के रवाने को बरकरार रखने में तो काफ़ी हद तक वो नाकाम ही रहती है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट वो कामयाब करने में अगर वो अपने ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करती है और ये कामयाब हो जाता है तो शहरियों को अच्छी सहूलत मिलेगी। टाइमिंग को चेंज करना चाहिए, औकात चेंज होने चाहिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग रखें जब लोगों ने घरों से निकलना है। अगर उस वक्त गाड़ी खराब होती है और रात 8 बजे तक तो आपको आम मैकेनिक भी अवेलेबल होता है, वो आप उसको फ़ोन करके आप बुला सकते हैं। इसको रात 12 बजे तक रखेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। चाहे इसको 2 शिफ्ट में कर लें, 2 शिफ्टों में इसको काम कर लें, लेकिन इसका टाइमिंग जो है औकात तब्दील होने चाहिए। बिल्कुल सही। अकमल सुमरू, आप क्या कहेंगे इस पर? चलें पहले एक दफ़ा प्रोजेक्ट शुरू तो हो लेने दें। प्रोजेक्ट चलेगा फिर सामने आएगा कामयाब भी होता है या नहीं। वक्त का मुतालबा तो बात की बात है। और शाहिद साहब जो बार बार कह रहे थे ट्रैफिक जाम हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो नहीं जाएगी, हो जाती है। वो तो जिस सड़क पर भी जो है वो एक गाड़ी ख़राब हुई और वो स्टार्ट नहीं हुई, हमें तो बाज़ जगह ऐसा भी होता है जो एक पॉजिटिव साइन है। अगर उसके आसपास कहीं वार्डन मौजूद है तो वो उस गाड़ी को धक्का लगा के स्टार्ट करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। रात को मैंने खुद देखा कैनाल रोड पर गाड़ी ख़राब थी तो उसको वार्डन धक्का लगा रहे थे। तो इसमें बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहेंगी, लेकिन एक दफ़ा प्रोजेक्ट शुरू हो लेने दें, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा इशू आएगा वो ये आएगा कि इस मोबाइल गाड़ी में सिर्फ एक जो है वो मैकेनिक होगा। अब एक मैकेनिक जो है बैक वक्त अगर 5 कॉल्स आ जाए तो वो कैसे मैनेज करेगा। तो ये इश्यूज़ आएंगे, टेक्निकल इश्यूज़ भी आएंगे, लॉजिस्टिक इश्यूज़ भी आएंगे, लेकिन एक दफ़ा एक चीज़ को शुरू हो लेने दें और फिर देखें उसके नताइज क्या आते हैं। और मॉडल रोड्स पर जो इनको शुरू किया जा रहा है उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि इन रोड्स पर ट्रैफिक, मॉडल रोड्स में आपका जेल रोड भी शामिल है, आपका माल रोड भी शामिल है, आपका अल्लामा इकबाल रोड भी शामिल है, मेन बुलेवर्ड शामिल है, कैनाल रोड शामिल है, फिरोजपुर रोड। जो इन्होंने मॉडल रोड्स बनाने हैं ये वही रोड्स हैं जहां पर इन्होंने अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ पर इन रोड्स पर रोटरी पार्किंग जो है वो भी बनाने जा रही है और जिसका एक स्टार्ट जो है वो इन्होंने इस तरह से शुरू कर दिया है। तो ये इन मॉडल रोड्स पर क्योंकि ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है, वो ट्रैफिक का दबाव इसलिए ज़्यादा है कि इन रोड्स के दोनों तरफ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, प्लाजे ज़्यादा हैं, मार्केट ज़्यादा हैं, उसकी वजह से दबाव ज़्यादा रहता है और ये मेन शाहराएँ हैं जो आगे कनेक्टेड रोड्स पर निकल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इनिशिएटिव अच्छा है और इससे उन शहरियों को फ़ायदा होगा, उन गाड़ी वालों को फ़ायदा होगा जिनका कोई जानने वाला नहीं है या जिनके पास कोई रेफरेंस नहीं है। अगर उनकी हेल्प हो जाए, वहाँ पर गाड़ी में कोई मेजर इशू आ गया है तो वो उसको एड्रेस करने के लिए अगर 1915 के ऊपर कॉल करके मैकेनिक को बुला लेते हैं और वहाँ पर पहुँच भी जाता है तो ना सिर्फ उसको रिलीफ मिलेगा बल्कि ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। बाकी वक्त का जो मुतालबा है वो अगरचे बेहतर है, वो इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा,
लेकिन एक दफ़ा लॉन्च होने के बाद उनको आइडिया होगा कि ये इसमें और क्या क्या है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इसमें पब्लिक को भी अवेयरनेस देनी होगी, पब्लिक को भी ख्याल रखना होगा। मैं आपको बताता हूँ कि रेस्क्यू 1122 जब आई थी, 150 जाली कॉल्स उस पे आई थी और उसकी मेजॉरिटी जो कॉल्स थी उसमें आप वो सारी जाली थी। अभी तक है, अभी तक हर साल के आखिर में हजारों कॉल्स ऐसा ना हो, इस पे भी ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट इसको शुरू करने जा रही है और अगर जाली कॉल्स का इस पे तांता बंधा रहा और एक मैकेनिक जिस तरह बता रहे हैं कभी आगाज कर रहे हैं उसको और वहीं पे वो डंप हो गया कि इतनी सारी कॉल्स को हम नहीं रिसीव कर सकते या उसको जाली की बुनियाद पर अगर उस मंसूबे को रोक दिया जाता है तो इस पे पब्लिक को अवेयरनेस देनी होगी, पब्लिक को खुद ख्याल रखना होगा कि उनकी सहूलत के लिए अगर कुछ बनाया जाए। ये भी अब बताना होगा कि कौन से नंबर पर कॉल करनी है अगर ज़रूरत है 1915 पे, ये भी बार बार जो है वो एक अवेयरनेस चलाएंगे तो ही ये मनसूबा जो है वो कामयाब हो सकेगा। लेकिन दूसरी जानिब एक और खबर मैं डिस्कस करना चाहूँगी। हरबंसपुरा से माल रोड तक ट्रैफिक जैम कल रही, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और केनाल रोड पर ट्रैफिक जैम रहना एक मामूल बन चुका है। इस पर हम बात करेंगे और इस पर शहरियों का क्या कहना है, कितना तंग आ चुके हैं वो लाहौर की ट्रैफिक से, उनके कुछ शॉर्ट्स भी हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। जी, मैंने आपको बताया कि सिग्नल फ्री शाहराहों का वादा तो किया जाता है, दावा तो किया जाता है, मगर ऐसे है कि छोटा सा रूट लग जाने की वजह से या नाका लग जाने की वजह से जो है वो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो जाती है और लंबी कतारें लग जाती हैं ट्रैफिक की, जिसकी वजह से जो शहरी है वो अपने जाए मुकाम पर जो है वो बर वक्त नहीं पहुँच पाते और उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया, बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। ये सूरत हाल आप बराह रास्त देख रहे हैं जेल रोड की, जहां पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है और गाड़ियां लंबी लंबी कतारों में सुस्त रवि का शिकार हैं। जिन लोगों ने अपनी मंजिल तक पहुंचना है डेफिनेटली उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि मिनटों का सफ़र जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद जो है वो गुजर रहा है। और अब कल की सूरत हाल की भी बात कर लेते हैं। कल माल रोड से धर्मपुरा ब्रिज तक शदीद ट्रैफिक जैम रही। हरबंसपुरा तक भी अगर बात करें तो उसमें फतेहगढ़ का पुल भी आ जाता है, लालपुल का जो पूरा इलाका है वो भी इसके अंदर कैटर हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, शदीद ट्रैफिक, और मेरा तो रोज़ सुबह का वो रूट भी है तो मुझे पता है, मैं उन मुतासरीन में शामिल हूँ जो इस पूरी किनाल पर जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो आपको पहुँचने में कितना टाइम लग जाता है वो मेरे से ज़्यादा शायद अभी कोई नहीं जान सकता। सो क्यों इस चीज़ को नोटिस नहीं लिया जा रहा, क्यों इस चीज को ठीक नहीं किया जा रहा? नोटिस, और ये पहली दफा नहीं हुआ, कई दफा नोटिस लिया। बात यह है कि रॉयल पाम में जब फंक्शन होगा इतना बड़ा और उस फंक्शन में लाहौरी जो हैं वो धड़ाधड़ वहाँ पे जाएंगे, गाड़ियों पे जाएंगे, फूड फेस्टिवल था, ठीक है, फूड फेस्टिवल भी है। जो खाबों के शौकीन हैं वो खाबे, जिन्होंने आउटिंग करनी है उन्होंने आउटिंग करने के लिए वहाँ जाना है, तफरी करनी है। तो जब आपका बहुत ज़्यादा दबाव आएगा वहाँ पर गाड़ियों का और उन्होंने अंदर दाखिल भी होना है और फिर उस पार्क से बाहर भी निकलना है, रॉयल पाम से बाहर भी निकलना है, तो ट्रैफिक तो ब्लॉक होगी। और वो कनेक्टेड रोड है, चाहे वो माल रोड है, फिर आगे जाके धर्मपुरा से फिर आप गढ़ी चौक की तरफ चले जाएं या इधर से आप कैंट की तरफ चले जाएं, तो सब तरफ यही हाल था। अब वो हाल यही था कि अब सिटी ट्रैफिक पुलिस ने उनको खत लिख दिया है बाकायदा तौर पर रेलवे हुकाम को कि जनाब इस मसले को आप हल करें, या तो आप कोई स्ट्रेटेजी बनाएं या हमारे साथ बैठ के कुछ करें। तमाम गेट से खोल दें। आपने कई दफा लिखे हुए हैं, एक एग्जिट दिया हुआ है, आप अपने सारे गेट से खोल दें रॉयल पाम के, ताकि वो हर गेट से अगर शहरी से बंदे एंटर होना शुरू होंगे तो यही है ना, इस मसले को हल करना पड़ेगा। अदरवाइज जब भी यहाँ पर फंक्शन होता है और होता भी वीकेंड्स पे है, या सैटरडे को होता है या संडे को होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा दबाव का शिकार रहती है। शहरियों की छुट्टी जो है वो उसका बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। और क्या करे ट्रैफिक पुलिस, जब दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इन्होंने डाइवर्जन लगाया। जब धर्मपुरा का जो अंडरपास है उसके आप ऊपर चल के चलें तो जब रेलवे से आप ऊपर का क्रॉसिंग है उसके ऊपर डाइवर्जन लगा दी कि गढ़ी चौक की तरफ ट्रैफिक मुड़ जाए। जब गढ़ी चौक की तरफ ट्रैफिक मुड़ने लगी, आगे एक और इशारा है, वहां पर ट्रैफिक चौक हो गई, वहां पर घंटा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रही। मैं कल खुद रात को वहां पर फंसा रहा हूँ। ये बात कोई शाम की बात नहीं है, मगरिब की बात नहीं है, 9 बजे के बाद की बात है। तो ट्रैफिक का दबाव वो फिर रहा काफी देर तक। वो इसलिए रहा कि उधर फंक्शन है और इधर रोड्स पर ट्रैफिक जब तक वो फंक्शन खत्म नहीं हुआ ट्रैफिक जो है वो जैम रही। को हल करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ रॉयल पाम में फंक्शन की वजह से नहीं था, ये रोजाना की बुनियाद पे होता है। और कल 5 फरवरी भी था और कल कश्मीर डे भी था। बात सुने ना, मैं आपको बताता हूं, वासा को खत लिखा था एक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि आप तामीराती काम शुरू कर लेते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाती है। हर शाहराह पर ये मौजूद है कि हर शाहराह पर
आपके कोई फंक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है? मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम में भी यही कहा था कि आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे। इससे पहले भी आपका ग्रिफन और चुबुच्चा फाटक जो है बंद होता है, अब आपकी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसकी वजह से भी दबाव होता है। रात अगर 4 घंटे आप मुसलसल ट्रैफिक को जाम करके बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ खड़ी होगी और 4 घंटे शहरी फंसे रहे हैं, उसके बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस एक्टिव होती है, जब उसको हाईलाइट किया जाता है तो फिर ट्रैफिक को खोल दिया जाता है। अगर यही चीज अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस या सबको मालूम नहीं था, आप 24 जनवरी को लेटर लिख रहे हैं रेलवे इंतजामिया को कि आप बड़े बड़े फंक्शन करने जा रहे हैं तो उसके दाखिली और जो खारजी रास्ते उनको खोलें या इसको जो पार्किंग है उसको इजाफा करें। अगर उन्होंने नहीं किया तो ट्रैफिक वार्डन या सिटी ट्रैफिक पुलिस ने उसका मुतबादिल क्या किया? जब ब्लॉक होगी उसके बाद आपने धर्मपुरा अंडरपास पे भी डाइवर्शन दे दी, माल रोड अंडरपास पे भी डाइवर्शन दे दी। ग्रिफन और चबूचा फाटक वाली मुगलपुरा से आगे ट्रैफिक खुल जाती थी, अब तो मुगलपुरा से हरबंसपुरा तक शदीद ट्रैफिक जैम रही। नावा रॉयल पाम में नावा तामीराती काम हो रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ, जब आपका फाटक बंद हुआ, ग्रिफन फाटक बंद हुआ, उसके बाद एक ही रास्ता आपके पास है, आपने सदर गोल चक्कर की तरफ जाना है। जब सदर गोल चक्कर आप जाएंगे तो मुगलपुरा जो ओवरहेड ब्रिज है या चौक है उसमें ट्रैफिक जाम होगी। उसका इफेक्ट किधर जाएगा? लाल पुल पे जाएगा, लाल पुल से होता हुआ पीछे जाएगा आपका हरबंसपुरा तक जाएगा। वो शाहरा उस साइड उस तरफ ब्लॉक हो जाएगी, इस साइड पे आपका रॉयल पाम और उसके साइड कंस्ट्रक्शन काम और ग्रिफन फाटक ये इस तरफ आपके माल रोड की तरफ खींच के ले आएगी। इस तरह लाइनें लगेंगी दोनों अतराफ में। जब ट्रैफिक जाम हो जाएगी तो आपके पास रास्ता ही नहीं है, शहर में आने के लिए रास्ता नहीं है। फिर उसका ऑल्टरनेट तो ट्रैफिक पुलिस नहीं प्रोवाइड करना है। अच्छा, शहरियों के क्या कमेंट्स हैं? मेरे ख्याल से अकुल समझू शहरी क्या कहते हैं इस पर? हमारी राय तो सुन ही रहे हैं लोग, लेकिन शहरी क्या कहते हैं और कितना तंग आ चुके हैं वो ट्रैफिक से, इस पर भी आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। मसला ठीक है, जेल रोड पे भी और नहर पे भी और अकबर चौक पे मसला ये सारे ट्रैफिक आ रहा है और वाल्टिंग वाले हमें तो खड़े होने दे ही नहीं रहे कहीं भी। सुबह का टाइम जो है ना इतना रश होता है कि बच्चे भी लेट हो जाते हैं और सवारी जो है ना टीचर होती है, स्टूडेंट्स होती हैं, वहाँ में लेट हो जाती है। ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। हर जगह पे आप चले जाएं लाहौर में रश ही रश है और ये एक अजाब बना हुआ है। यानी घर से हम निकलते हैं, किसी को टाइम नहीं दे सकते। मतलब अगर हम किसी को कहेंगे यार मैं इतने बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, इम्पॉसिबल। चाहिए तो ये था कि जहाँ पे सड़कें उखाड़ी हुई हैं वहाँ पे वो उन सड़कों को कम से कम फाल, उनकी साइड की सड़कों को फाल कर देते ताकि इतना ट्रैफिक का दबाव जो है यहाँ ना पड़ता। लेकिन वो ट्रैफिक का दबाव भी यहाँ पर है। ये सारी एलिमेंट्स जो है ना ये और खुदाइयाँ यहाँ माल रोड पर कई जगह हुई हैं, ये सारे एलिमेंट्स मिल के जो है ना माल रोड की ट्रैफिक को जाम रखते हैं, जिसमें एम्बुलेंसेज देखें शोर मचाती हुई जाते हैं, एम्बुलेंसेज कई घंटे खड़ी रहती हैं। ट्रैफिक का बहुत रश है, बस आती नहीं है, बहुत लेट पहुंचती है हमारे पास है, हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है इधर। ट्रैफिक की वजह से परेशान है, सवारियां साड़ियाँ तंग होती हैं, सानू खिलारना से जगह नहीं मिलती रशे की। सुबह का टाइम देखा जाए तो जब हम बच्चों को छोड़ने आ रहे होते हैं तो उस टाइम इतनी की ट्रैफिक होती है कि हम अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं छोड़ पाते। जी, लाहौर की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसका प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं है। जी, शहरी जो हैं वो क्लियरली परेशान नज़र आ रहे हैं कि ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। और एक साहब ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि आप किसी को टाइम नहीं दे सकते कि मैं इतने टाइम तक आपके पास पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको ट्रैफिक में घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे। तो ये सूरत हाल आपके सामने ही है। अब मेरे ख्याल से हुकूमत को इस हवाले से कुछ प्रॉपर प्लानिंग जो है वो कर लेनी चाहिए। सिर्फ इजलास की हद तक चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बात बहुत पुरानी हो गई, अब अमली तौर पर जो है वो कुछ इकदाम करने होंगे। मज़ीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे। कल चूँकि वीकेंड था और लाहौरिये मिनी बसंत मनाते रहे, मुख्तलिफ जगहों पर पतंगबाजी जो है वो होती रही, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। और फरवरी के महीना ख़ास तौर पर फरवरी में तो बहुत ज़्यादा जोश बढ़ भी जाता है। अमूमन बसंत जो है वो फरवरी के महीने में ही हुआ करती थी। तो अभी तक कोई अहकामात तो नहीं आए गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन लाहौरी अपने तौर पर मिनी बसंत मनाते रहे। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। त्यौहार मनाना चाहते हैं और एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से हुकूमत को उसमें रुकावट नहीं बननी चाहिए। कल सारा दिन पतंगबाजी होती रही है और मिनी बसंत जिसे कहते हैं वो लाहौरिये मनाते रहे। जी शायद सिप्रा, आप ठीक कह रही हैं कि गवर्नमेंट को फैसला ले लेना चाहिए। जिस तरह लाहौरिये बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा फेस्टिवल है, और फिर उससे पहले आपने शुरू भी खुद किया कि आपने कमेटी बना दी कि इसकी आप SOPs बताएं किस तरह हम इसको कर सकते हैं। सिफारिशात होगी, फिर मिनिस्टर्स की जानिब से बिलखसूस राना मशहूद अहमद खान की तरफ से जो मुख्तलिफ किस्म के बयान आते हैं कि मैं हामी हूँ, मैं साथ मनाऊंगा, और ये सारी चीज़ें जो है इनसे मिलने से यही लग रहा है कि गवर्नमेंट अब बसंत मनाने की इजाज़त दे देगी, और देनी भी चाहिए। एक बड़ा फेस्टिवल है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही बहार करीब आती जा रही और माह फरवरी में पहले बसंत होती थी,
और कल आपने देखा कि शहर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे मिनी बसंत मनाई गई, लोगों ने एंजॉय भी किया। अच्छा, मौसम भी अच्छा था। दो चीजें हैं सिर्फ, एक केमिकल डोर और दूसरा मोटरसाइकिल सवार जब जा रहे होते हैं तो वो डोर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है। क्या हुकूमत इन दो चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, जबकि पूरे लाहौरिये, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान से लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर बसंत अनाउंस होती है तो वो लाहौर का रुख करेंगे, क्योंकि एक कल्चरल हब है जहाँ पर फेस्टिवल को बहुत दिलो जान के साथ मनाया जाता है। तो अकमल सोमरू, आप क्या कहेंगे? आप तो वैसे भी हमेशा बसंत के हमायती रहे हैं, लेकिन अगर महफूज इकदाम हुकूमत कर ले तो क्या मुजाहिका है, क्यों ऐलान नहीं किया जा रहा? बेचारे लाहौरी, इवन इनफैक्ट मैं खुद इंतजार कर रही हूँ कि अब अनाउंस हो जाए कि बसंत। पतंग उड़ाएंगी आप? मैं बिल्कुल उड़ाऊंगी नहीं तो कम से कम देख तो सकूंगी, ये ना आप उसके साथ। अच्छा, और इसमें ये बात बिल्कुल नहीं होती है कि सिर्फ लड़कों का त्यौहार है, इसमें लड़कियां भी इक्वली, पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। सिमल देखो, जो बसंत है ना, ये पूरी इंडस्ट्री है। हम इसको महज पतंग तक या छत पे खड़े होकर पतंग उड़ाने तक महदूद नहीं रख सकते। इसके साथ पूरे का पूरा एक बाकी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें फूड का बिजनेस इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर होटलिंग का बिजनेस इन्वॉल्व है, इसके अंदर रेजिडेंस का बिजनेस इन्वॉल्व है। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर जो बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में, यहाँ पर मार्केट के अंदर जब शॉपिंग्स होंगी वो बिजनेस इन्वॉल्व है इसके अंदर। बिल्कुल, खाने पीने का बिजनेस इन्वॉल्व है, इसके अंदर म्यूजिक इन्वॉल्व है। देखें, इसके आप अनाउंस करते हैं डेट, आप देखिएगा 2 दिन बाद नए गाने आ जाएंगे मार्केट में बसंत के ऊपर। आप वो बनाएंगे लोग फटाफट गाने। तो ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये पूरी लेकिन ये बहुत गलत है कि आप एंड टाइम पर अनाउंस कर रहे हैं। चलो कर दें, यही बड़ी बात है, कर दें, यही बात है। ये सिर्फ यही कर देना कि अगले इतवार को पसंद है, तो यही बहुत है, ये बहुत है, तैयारियां हो जाएंगी, उसका कोई इशू नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि जो बात आपने भी जिसकी तरफ इशारा किया, मैं भी अक्सर बात करता हूँ कि मोटरसाइकिल के हवाले से आप स्ट्रेटेजी बना लें, ठीक है, और आप सेफ्टी मेजरमेंट्स के हवाले से इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस मुरतब कर लें और आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कराएं। पुलिस के जरिए से फॉलो कराएं, यूनियन काउंसिल के सतह पर जरिए से फॉलो कराएं, पब्लिक खुद फॉलो करे। और एक दिन, ये 2 दिन की बात है कि क्या आप इन 2 दिन में इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते? जहां पर धाती तार, केमिकल लगी कर सकते हैं आप मार्केट के अंदर। मेरी बात सुने, आप जिस थाने के अंदर जो मार्केट लगती है और वहां पर पतंग बिक रही है, डोरें बिक रही हैं, वहां पर आप उसको काउंटर चेक रखें कि क्या वहां पर केमिकल वाली डोर तो नहीं बिक रही, वो तो नहीं फरोख्त की जा रही, उसको पकड़ें। और साथ में आप जो है वो काउंटर स्ट्रेटेजी के तौर पर आप जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं वो आप जो है प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स उसको इंश्योर करें। तो मेरे ख्याल में ये सेफ फेस्टिवल होगा। आप लाहौरियों की ये दिली ख्वाहिश जो है, खुशी ख्वाहिश ये पूरा कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सैटरडे को कि जब वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा था तो मंडे को मैंने कहा था कि कैंसर एक्सपर्ट जो हैं वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कैंसर क्यों बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, रिसर्च किस हद तक हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी रेशो क्या है और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है और किस तरीके से इसको पकड़ा जा सकता है, इसकी तशखीस हो सकती है और इसको कम भी किया जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि अपनी फेलोशिप जर्मनी कैंसर सेंटर से करके आए हैं और यहाँ पर अब रिसर्च सेंटर को संभाल रहे हैं शौकत खाना में। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड ये बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं, लोग सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि जिस रेशो से ये बढ़ता जा रहा है अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, कैंसर इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाली एक बीमारी है। ग्लोबली अबाउट 32 मिलियन लोगों को कैंसर इस वक्त पाया जा रहा है। अच्छा। और सालाना कोई 14 मिलियन नए कैंसर तशख़ीस हो रहे हैं और कोई 8 मिलियन कैंसर से डेथ होती हैं हर साल। हमारे मुल्क में इसकी शरह ये है कि कोई 1.5 लाख लोगों को हर साल होता है, जिसमें से 1 लाख लोग इस बीमारी से फौत हो जाते हैं। बिल्कुल सही। मतलब वो जो एक दौर था जब कहा जाता था कैंसर ला इलाज है, तो क्या अभी भी वैसा ही चल रहा है? क्योंकि रेशो जो है मोर्टालिटी की वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपने बताया जैसे 1.5 लाख में से 1 लाख लोग बच नहीं पाते, क्या रीज़न है उसकी? उसका ये है कैंसर हरगिज़ लाइलाज नहीं है। कैंसर काबिल इलाज मर्ज़ है। उसकी एक तो ये है कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन एक यंग एज स्ट्रक्चर है। 80% हमारे पेशेंट जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, वो बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज हैं। दूसरा ये कि वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी अब वो नहीं रही, सिगरेट स्मोकिंग,
इसकी शरह बढ़ती जा रही है। ये सारी चीज़ें मिलकर कैंसर की शरह में इजाफ़ा करने के बायस है। इसके अलावा एक ये है कि कैंसर की तशख़ीस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अब ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं कि पहले कुछ काबिल तशख़ीस नहीं थे, मर जाते थे, जी क्या हुआ, फोड़ा हो गया, उससे डेथ हो गई। लेकिन अब यह है कि कैंसर की तशख़ीस हो रही है, लेकिन अवेयरनेस अभी भी कम है हमारी, जिसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि जितना जल्दी कैंसर को तशख़ीस की जाए उतना ही उसका बेहतर इलाज हो सकता है। लेकिन तशख़ीस में ताख़ीर क्यों हो जाती है? क्या रीज़न्स है कि इसको पकड़ा नहीं जा सकता? यहाँ से बात का सिलसिला जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे और बताएंगे मारूफ फैशन डिज़ाइनर बीजी की बुटीक पर चोरी की वारदात हुई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मशहूर फैशन डिज़ाइनर बीजी की बुटीक पर चोरी की वारदात हुई है और अली साही हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अली साही बताइएगा। जी सिमर, बिल्कुल ये मशहूर जो फैशन डिजाइनर है बीजी, उनके स्टोर है मिनी मार्केट के करीब बीजी स्टोर के नाम से, जहां पर रात 12 बजे के बाद इनका कहना है कि वो 12 बजे जहां पे स्टोर बंद करके गई हैं, 12 बजे ही इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ से गया है। उसके बाद सुबह इनको इतला मिली है कि इनके स्टोर के जब ताले टूटे हुए हैं, तो जब इनका कहना है कि स्टोर में आके देखा तो 30 लाख से ज्यादा मालियत का जो कपड़े हैं, तैयार कपड़े, वो चोरी हो चुके हैं। पुलिस को इतला दे दी है, लेकिन पुलिस ताहाल मौके पर नहीं पहुंची। जी बहुत शुक्रिया अली साही आपका। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। डॉक्टर साहब, क्यों तशख़ीस जो है वो इसकी लेट स्टेजेस में होती है? अक्सर ये देखने में आता है जहाँ पर मुमकिन नहीं रहता उसको उस तरीके से पकड़ा जा सके, अर्ली स्टेजेस में तशख़ीस क्यों नहीं पॉसिबल है? उसकी मेन यही जो कैंसर अवेयरनेस मंथ जो फरवरी का हो रहा है, या 4 फरवरी कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया है, उसमें बेसिकली यही है कि लोगों को ये पता चले कि क्या अलामात हैं जिनका अगर इनमें से कोई भी अलामत पाई जाए तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कैंसर ही है, लेकिन उसके लिए ये है मतलब कि आप जल्द अज जल्द करीबी डॉक्टर से रब्ता कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि किस वजह से कैंसर हुआ है, जिसमें गैर मामूली तौर पे वज़न कम होना और थकन का एहसास होना, कुछ कैंसर्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और कुछ में जो जिस्म के ऊपर हैं उसमें कोई आपको एबनॉर्मल ग्रोथ का कोई नमूदार होना जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, पेट में दर्द होना, पखाने से ये सारी इतनी आम सी सिम्टम्स हैं कि अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो आप उसको किसी और चीज़ से भी जोड़ सकते हो। आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप उसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हो। टांग में दर्द हो रहा है, किसी नर्व में दर्द, तो इतनी वेग सी इसकी सिम्टम्स हैं जिसको आप कहीं से भी अटैच कर सकते हो। ये कम्बिनेशन है, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो सकते हैं। जी, इसलिए मैंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जिनमें ये हो उनको कैंसर ही होगा, लेकिन इनके बाद ये है कि अलर्ट होने की ज़रूरत है। और इन सब के कम्बिनेशन से मिसाल के तौर पर एक को फीवर हो रहा है, मुसलसल बुखार रह रहा है, थकन रहती है, वज़न कम हो रहा है, वज़न ये नहीं 1-2 kg, सिग्निफिकेंट वज़न कम होना 5 से 10 किलो, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर, और जब डाइटिंग भी नहीं कोई कर रहा और कोई एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, लाइफ स्टाइल पैटर्न वही है, तो वज़न का गैर मामूली रफ्तार से कम होना ये एक अलामत है जिसके लिए आप फ़ौरन से जाएँ डॉक्टर के पास, ताकि वो आपका कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव चेकअप कर सके। अगर उसमें कोई मसला है तो उसको जितना जल्दी हो सके रोक सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इसको मतलब उनको कैंसर फोबिया भी होता है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि कैंसर का नाम नहीं सुनना चाहते, वो जाना ही नहीं चाहते डायग्नोस कराने, या वो थॉरो चेकअप के लिए जाना ही नहीं चाहते, और वो जैसे कहते हैं ना कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बायोप्सी कराने के लिए जो है वो अक्सर लोग रिलक्टेंट नज़र आते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर को क्या पता, ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर जब लेट स्टेजेस आती हैं तब जाके वो डायग्नोज होता है। उनके लिए आप क्या कहें? बेसिकली ये है कि कैंसर के जैसे ही पता चलता है तो उसका डिनाइल फेज़ होता है। तो एक तो ये सबसे पहले पता चलना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर तीसरे फ़र्द को अमेरिका में जो है उसकी ज़िंदगी में कहीं किसी न किसी स्टेज पे मर्द को, आदि ख़वातीन को कैंसर होता है। तो उस पर यह कि कैंसर काबिल इलाज है, बल्कि जैसे ही आपको पता चले कोई ऐसी गैर मामूली अलामत, कोई तकलीफ़ आपको पेश आई है, तो आप फ़ौरन से पहले डॉक्टर से रब्ता करें। हमारे एक ये भी है कि सोशल कल्चरल के लोग कहते हैं कि छूत की बीमारी है। छूत की हरगिज़ ये बीमारी नहीं है, और कुछ लोग ख़वातीन का होता है कि वो बताते नहीं हैं। ये कैंसर काबिल इलाज है, इसमें कोई
किसी किस्म की शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मसला हो तो अपने घर वालों को आप ज़रूर बताएं ताकि वो लेके जाएं। जब कैंसर इतना फैल चुका होता है, उसकी स्मेल शुरू हो चुकी होती है, फिर बाकी ख़ानदान के अफराद नोट करते हैं, तो उस वक्त उसका वो स्टेज से निकल चुका होता है या निकल चुकी होती है कि उसका इलाज हो सके। जितना जल्दी आपको कोई भी पता चले, कोई मसला हो, तो आप डॉक्टर से रिजू करें। बल्कि बाहर तो आफ्टर 40 रेगुलर एनुअल चेकअप होते हैं। चेकअप जो है वो कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अर्ली उसको जो है वो कैच किया जा सके। अभी आपने ख़वातीन की बात की और आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। कॉजेज़ अभी आपने एक तो खुद ही बता दिया कि फ़ीमेल्स जो हैं वो थोड़ा शाय होती हैं, इस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिम्टम्स ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी ताकि अगर आप लोग सेल्फ डायग्नोज भी कर सकते हैं, सेल्फ चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई गड़बड़ है तो उसको किस तरीके से जो है वो पकड़ा जा सकता है। इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान रशीद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं शौकत खानम पे, और हम बात कर रहे थे कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। ब्रेस्ट कैंसर पे मैं बात करना चाह रही थी कि क्या सिम्टम्स होते हैं इसके कि आप इसको फ़ौरन से जो है वो पकड़ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में ये है कि अगर कोई गैर मामूली छाती में कोई गिल्टी का नमूदार होना, किसी किस्म की छाती में या बगल में भी गिल्टी नमूदार हो सकती है, कोई ब्रेस्ट से डिस्चार्ज शुरू हो गया, कोई स्मेल आ रही है, इस तरह कोई आपके स्किन की शेप का पैटर्न चेंज हो गया है, तो इस सिलसिले में आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें। उस इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जिस तरह ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राफी है, जिसकी बेस पे इन्वेस्टिगेशन करके पता चल सकता है कि आया कैंसर है कि नहीं है। उसके बाद बायोप्सी होती है ताकि उसके बाद स्टेजिंग करके वर्कअप करके ट्रीटमेंट स्टार्ट की जा सके। ये क्या ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लाइलाज है या इसको अगर टाइमली पकड़ लिया जाए हरगिज़ नहीं, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर का तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। सर्वाइवल 5 साल का मोर देन 90% है। अब जो एडवांस स्टेज में कैंसर होता है, जिस तरह किसी खातून ने बताया नहीं है और वो कैंसर फैल के वो हड्डियों में चला गया, बाकी जिस्म के अज़ा में चला गया, तो उसके बाद उसका इलाज मुश्किल है, उसके लिए सर्वाइवल उनके लिए पुअर है। उसके अलावा टिल स्टेज 3 इसका तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो किसी को भी ऐसी कोई भी अलामात नज़र आएँ तो फ़ौरन वो डॉक्टर के पास जाएं और उसके मुताबिक इलाज कराएं। दूसरा सवाल जो आपने किया उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जिस तरह लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, मोटापा है, स्मोकिंग है और कंटामिनेंट्स हैं हमारे खुराक में, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में किस एज पे माहवारी स्टार्ट हुई, किस एज पे ख़त्म हुई, और कितने बच्चे मैरिड हैं कि नहीं है, कितने बच्चे हैं, उनको आया माँ ने दूध पिलाया कि नहीं पिलाया, और इसके अलावा जो मेन है वो फैमिली हिस्ट्री है। अगर अच्छा, ये जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक 10% जो हैं छाती के कैंसर वो जेनेटिक होते हैं। उसमें रिलेटिव्स में जिस तरह माँ को है, बहन को है, खाला को है, बच्चों में है, तो उसमें कैंसर के ख़तरात उस इंडिविजुअल में बढ़ जाते हैं। 99% ये होता है कैंसर ख़वातीन में, लेकिन मर्दों में भी पाया जाता है। और उसमें 2 मेजर जीन है, BRCA1 और BRCA2, जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ शौकत खानम में हमने इन्वेस्टिगेशन इसकी की है। और हमने जो एक और स्टडी की थी, केस कंट्रोल स्टडी, जिसमें 500 ख़वातीन को कैंसर, छाती का कैंसर था और कोई 1200 ख़वातीन थी सेहतमंद। उसमें देखा कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें बच्चों की कितने बच्चे हैं उनके, आया उन्होंने दूध पिलाया कि नहीं पिलाया, और किस उम्र पे उनको पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उस ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब इसमें तो फिर ये भी चीज़ ऐड ऑन हो जाती है कि अगर किसी की फैमिली में ये हिस्ट्री मौजूद है, इमीडिएट फैमिली में, जैसे आपने कहा कि खाला साइड पर या फूफो साइड पर, तो आपको अपना चेकअप जो है वो रेगुलरली कराते रहना चाहिए ताकि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अगर खुदा ना खास्ता सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको कैच किया जा सके। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे जिस तरह ख़वातीन में छाती का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से मर्दों में ये रेशो ओरल कैंसर, डॉक्टर साहब जैसे हम बात कर रहे थे कि उस हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी रीज़न्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ये आपसे ज़रूर जानेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो एक तो हम ओरल कैंसर के हवाले से बात करेंगे कि वो क्यों इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है, दूसरा रिसर्च साइड पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि रिसर्चेस किस हद तक हेल्प आउट करती हैं इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, और फिर लोगों की अवेयरनेस के लिए किस किस्म की कैंपेन्स जो हैं वो चलानी चाहिए। इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। और अब गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब टाइम मेरे पास चूँकि कम है तो मैं चाहूँगी कि जितनी चीज़ें मैं मैक्सिमम डिस्कस कर सकूँ वो उतना ही अच्छा होगा। ओरल कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसकी क्या सिम्टम्स हैं? जी, ओरल कैंसर मर्दों में पाया जाने वाला पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इसमें यह है कि किसी किस्म का मुंह के अंदर कोई ज़ख़म का नमूदार होना, कोई गिल्टी का नमूदार होना जिसकी वजह से हो सकता है। इसकी रिस्क फैक्टर्स में क्या है, नस्वार, गुटखा, छालिया, सिगरेट, इन चीज़ों के इस्तेमाल से ये कैंसर पान होता का है। इस्तेमाल बहुत पान का इस्तेमाल और स्मोकिंग और दूसरा पैसिव स्मोकिंग से भी इसका है। और इसके अलावा कुछ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से भी अब ये गले का मुंह का कैंसर अगर इन सिम्टम्स को कैच कर लिया जाए तो इलाज मुमकिन है? इससे WHO के डाटा के मुताबिक 40% कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है जस्ट बाय सिंपली मॉडिफाइंग योर लाइफस्टाइल। तो बजाय उसको जल्दी तशखीस के, बिल्कुल वो ज़रूरी है, क्यों ना हम अपने जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं उनको चेंज कर लें। हम जीन्स को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पेरेंट्स से जो आया है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हम ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। सिगरेट स्मोकिंग को बिल्कुल तर्क कर दें। जैसे नो स्मोकिंग का टैग तो सामने आ गया, हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह? हेल्दी लाइफस्टाइल है कि आप अपने ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू करें। आप ये है कि एटलीस्ट 20 से 25 मिनट रोज़ाना वॉक का करें या कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी। इसके अलावा खुराक में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रेड मीट का छोटा बड़ा गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें। मुर्गी और मछली इसको इस्तेमाल करें जितना ये कर सकते हैं। और इसके अलावा वज़न को अपना कम करें, मोटापे से दूर रहें। ये चीज़ें जितना आप करेंगे फ्रूट्स के इस्तेमाल के साथ तो उतने ही कैंसर के ख़तरात को आप कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये अवेयरनेस किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए, आम लोगों तक, क्योंकि हम लोग इतना उस ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं जहां पर एज रोबोट्स हम काम कर रहे हैं। शायद जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, घर पका हुआ खाना पसंद ही नहीं आता है कि बाहर से मंगा लें, ऑर्डर इन कर लें, डिलीवरी करा लें। ये इतनी उस सहल पसंदी की तरफ हमारी ज़िंदगी जाती जा रही है कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि अपनी हेल्थ को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी, आपसे बढ़कर आप इंसान से बढ़कर इंसान की हेल्थ का कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसके भी आप जवाबदेह हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना डाइट प्लान करें कि बाहर से खाना है तो कोई हाई कैलोरी डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक्स का कम से कम इस्तेमाल करें, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करें। और ये मीट जो है, रेड मीट, तली हुई चीज़ें, उनसे कम जितना कम कर सकते हैं। अगर आपने खाया है ज़्यादा तो उतनी ही आप एक्सरसाइज भी ज़्यादा करें ताकि वो कैलोरीज बर्न आउट हो और उसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, बजाय उसके कि कहीं वो स्टोर हो जाए, मोटापा हो। मोटापे के अपने नुकसानात हैं जिसमें एक नुकसान वज़न बढ़ने से कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे हम शुरू में एक बात कर रहे थे कैंसर फोबिया के नाम से कि बहुत से लोगों को वो डिनाइल फैक्टर जो है वो सबसे पहले हिट करता है। सो बाहर के ममालिक में चूँकि आप वहाँ पर बाकायदा मतलब आप वहाँ से फेलोशिप भी करके आए हैं और आपने वहाँ पर पूरा सेटअप भी देखा है, वहाँ ग्रुप थेरेपीज़ होती हैं। जितने कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जो एक टाइप के होते हैं उनकी पूरी ग्रुप थेरेपी कराई जाती है ताकि आपस में वो कनेक्ट कर सकें और एक दूसरे का सहारा बन सकें। क्या शौकत खानम में ये प्रैक्टिस कराई जाती है? जी बिल्कुल, सपोर्ट ग्रुप्स हैं शौकत खानम में जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का सपोर्ट ग्रुप है, मुख्तलिफ कैंसर्स के सपोर्ट ग्रुप हैं जहाँ पे पेशेंट ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो लेकिन शौकत खाना में पूरे पाकिस्तान के कैंसर पेशेंट्स को तो एड्रेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है जिसमें मीडिया, NGOs, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर इस मेजर इशू को एड्रेस करना होगा क्योंकि नेक्स्ट 20 ईयर्स में 70% कैंसर की शरह और बढ़ जाएगी। जी, तो रिसर्च डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या कर रहा है? रिसर्च डिपार्टमेंट हम ये इस वक्त मेजर जितने कैंसर्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर है उस पर हम इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर कंसोर्शियम और एक एशियन ब्रेस्ट कैंसर कंसोर्शियम के कोलैबोरेशन से हम मेजर पाकिस्तान के अंदर जो छाती के कैंसर है उसकी वजूहात पे सब्सटेंशियल हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर पे है, कोलोरेक्टल कैंसर पे है, प्रोटियोमिक स्टडीज़ हम कर रहे हैं ओरल कैंसर पे। अब हम फर्स्ट पाकिस्तान में जो है वेल एस्टेब्लिश्ड बायो बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इम्यूनोलॉजिकल आस्पेक्ट को हम कोरिलेट कर रहे हैं विद कैंसर्स। तो इस पे
मेन काम शौकत खानम में हो रहा है, और रिसर्च इज़ द की फॉर एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर किसी भी चीज़ को जड़ से पकड़ने के लिए आप ऊपरली सतह पे तो शायद इलाज करते रहें और वो जो रेशो आएगी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको रूट कॉज को पहचानना है और उसे पकड़ना है तो उसके लिए रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वेल, टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। डॉक्टर उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, एंड आई रियली होप कि आप ये जो काम है उसको कंटिन्यू रखें। ये आपका काम ही नहीं बल्कि एक नेक काम भी है जिसमें बहुत से लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और डॉक्टर साहब ने जितनी एडवाइजेस दी आई होप आप उनको ज़रूर कंसिडर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।